जी। तो डॉक्टर सामा बिन तारिक और डॉक्टर अदनान, आप लोगों के पास एक पेशेंट आता है जी। ये एनाटमी की आप लोगों ने बात की थी। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की बात कर ले। देखें, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की अगर हम बात करते हैं ना, तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के आपके पास दो एग्जांपल थी ना। दो आपके पास इसकी टाइप थी, प्राइमरी थी और सेकेंडरी थी। जिस तरह आपके पास इस तरह थायरॉयडिज्म थी। हाँ जी। और आपके पास हाइपर थायरॉयडिज्म थी और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म थी। हाइपर थायरॉयडिज्म आपकी थायराइड ग्लैंड की पैथोलॉजी थी। और जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है ना, वो आपके पास पैराथायराइड ग्लैंड की पैथोलॉजी थी। तो अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स आगे। अगर पेशेंट आ जाता है और उस पेशेंट को, अगर यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा बनाने लगा इसका फ्लो चार्ट, ठीक है। देखें प्लीज, आपके पास पेशेंट है और पेशेंट को हाँ जी, पेशेंट है और इसका क्या है, प्राइमरी प्राइमरी हाइपर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो ये आपने अब देखना है, इसको देखें। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का पेशेंट है। वी नो वेरी वेल स्टूडेंट फ्रॉम द एंडोक्राइनोलॉजी पैथोलॉजी के पैराथायराइड जो ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन आता है, उसका नाम क्या है? हाँ जी, ये जो ग्लैंड थी, ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है, यहाँ से एक हार्मोन आता है, इसका नाम था, और इसका नाम था पीटीएच। एक्सीलेंट, वेरी गुड। इसका नाम क्या था? पीटीएच। इसको हम क्या कहते थे? पी टी और एच, पैराथायराइड, हाँ जी, हार्मोन। अब ये जो पैराथायराइड हार्मोन था, मुझे आप लोगों ने बताना है, अगर अगर किसी को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है, उसमें इस पैराथायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? पहली बात मुझे आप ये बताएं ना, उसमें इसका लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा ना। अगर किसी को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होती है तो उसमें इसका लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब आते हैं जी आगे। और एमसीक्यू तो आप लोगों से मैं पूछूंगा डॉक्टर, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका ये जो पैराथायराइड हार्मोन है, और इसके इसके रिलीज होने का एक स्ट्रोंगेस्ट जो स्टिमुलस है, वो आपके पास हाइपर कैल्सीमिया है कि हाइपोकैल्सीमिया था? मुझे एक बात बताएं, क्या आपका ब्लड के अंदर सीरम में लो कैल्शियम था कि या हाई कैल्शियम था? लो कैल्शियम, एक्सीलेंट। तो इसके इसके रिलीज होने का जो स्टिमुलस था ना, रिलीज, चले मैं अभी शॉर्ट लिख रहा हूँ वैसे, रिलीज स्टिमुलस फॉर, लिखे प्लीज, स्टिमुलस स्टिमुलस फॉर रिलीज 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 पीटीएच, वो आपके पास क्या था? वो था जी लो कैल्शियम। तो ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया इसलिए कि ताकि रिकॉल हो जाए। ओके, अब आते हैं जी आगे, बात कर लेते हैं। इस लो कैल्शियम को इंक्रीज करने के लिए ना, ये पीटीएच फिर क्या करता था, ये काम करता है, और ये आप लोगों को पॉइंट बड़े अच्छे से पता है, ऐसे ही है जी। ये क्या करता था? इंक्रीज होता था। अगर किसी से, याद रखे स्टूडेंट, अगर किसी के सीरम में पीटीएच का लेवल इंक्रीज हो जाए, हाँ जी, अब मैंने आपसे बात पूछनी है डॉक्टर सामने, अगर किसी के पीटीएच में, अगर किसी के सीरम में पीटीएच का लेवल इंक्रीज हो जाए, तो वो अपने साथ कैल्शियम को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज? मुझे ये तो बताएं। हाँ जी, इंक्रीज करेगा ना। कैल्शियम को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। आप मुझे एक बात बताएं, जब कैल्शियम का जो लेवल है ये इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज एक्सेस कैल्शियम कैन डिपॉजिट इन द किडनी। हाँ जी, ये क्या कर सकता है? ये डिपॉजिट कर सकता है किडनी में। और याद रखिए स्टूडेंट, अगर कैल्शियम आपका किडनी में ज्यादा हो जाता है, और दूसरी तरफ अगर वहां पे दूसरी तरफ क्या है? ऑक्सीलेट है। और ऑक्सीलेट आपका फिर क्या करेगा? बाइंड करेगा किसके साथ? कैल्शियम के साथ। या कैल्शियम आपका बाइंड करेगा किसके साथ? ऑक्सीलेट के साथ है। ऐसे ही है ना स्टूडेंट? तो कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती? मुझे एक बात बताएं, कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है ना। ये इंक्रीज कैल्शियम के साथ क्या हो सकता है कि ऑक्सीलेट, मतलब के वो क्या कर सकता है? हाँ जी, बाइंड कर सकता है। और यहाँ से इन दोनों के बाइंड करने से, हाँ जी, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीलेट कैल्शियम ऑक्सीलेट, हाँ जी, स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये आपको पॉइंट इसका पता होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब आते हैं जी आगे, बात कर लेते हैं नेक्स्ट, प्लीज देखें।
तो कैल्शियम नॉर्मली बाइंड, देखें, ऑक्सीलेट टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीलेट्स स्टोन्स, और ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। नो पैथोलॉजिकली ये यहाँ से आप मतलब क्या होता है, वैसे क्या होता है नॉर्मली, अगर मैं बात करूँ ना ये तो पैथोलॉजिकली बात हो रही है ना, क्योंकि हाइपरपैराथायरॉयडिज्म बंदे को हुआ, और हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से क्या हुआ उस बंदे को, हाँ जी, उस बंदे को कैल्शियम ज्यादा हुआ, पीडीएच ने ज्यादा काम किया, तो उसने कैल्शियम ज्यादा करवा के ऑक्सीलेट के साथ बाइंड किया, और ये कैल्शियम ऑक्सीलेट की फॉर्मेशन, स्टोन फॉर्मेशन। ओके, तो देखें, कैल्शियम नॉर्मली बाइंड ऑक्सीलेट टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीलेट विच इज एक्सक्रीटेड बाय द बाय फीसिस। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। ओके होगा जी। तो देखें आगे बात याद रखें, नेक्स्ट ये तक कंसेप्ट इसका हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, और ये आपको मैंने बता दिया इसके फीचर के बारे में। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। इसमें नंबर लिखें जी 2 पे, इसकी हम काजिज की बात कर रहे थे, नंबर 2 पे आप लोग लिखें, इसमें आप लोग लिख लें हाइपर ऑक्सीयूरिया। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एलिवेटेड ऑक्सीलेट लेवल इन द यूरिन, मतलब यूरिन में क्या हो रहा है, इंक्रीज ऑक्सीलेट इन यूरिन में ऑक्सीलेट क्या हो रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट आपको पता चल गया। अब यहाँ पे इसके पॉइंट देखें कि इंक्रीज ऑक्सीलेट इन यूरिन में बी ड्यू टू, लिखें, इंक्रीज ऑक्सीलेट इन यूरिन में बी ड्यू टू ड्यू टू, याद रखिएगा यहाँ पे नंबर 1 लिखें प्लीज, इसमें इंक्रीज इनटेक ऑफ द डाइटरी ऑक्सीलेट, हाँ जी, इंक्रीज इंटेक ऑफ डाइटरी ऑफ DIETRY डाइटरी, लिखें, एक मिनट प्लीज, इसको मैं ना इंक्रीज इनटेक ऑफ डाइटरी ऑक्सीलेट। फिर आगे लिखें इसमें नंबर 2 पे लिखें प्लीज के इंक्रीज इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीलेट। ये भी पॉइंट आपको पता चल गया। फिर उसके बाद लिखें, अच्छा, ये ऑक्सीलेट किस किस में होता है जी? डॉक्टर जनान मुझे एक बात बताएं, ऑक्सीलेट फाउंड ये किस किस में पाया जाता है? बहुत सारे ऐसे आपके लाइक टमाटोस, मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, टमाटोस की बात की थी, इसके जो सीड्स होते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था मीट प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन्स। फिर मैंने आपको बताया था राइस के बारे में, ऐसे ही है ना, बल्कि चावल के बारे में। ये कुछ आपके पास मैंने यहाँ पे लिखी हैं, बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें ऑक्सीलेट है। और इंक्रीज ऑक्सीलेट बाइंड विद कैल्शियम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। ये बात ठीक है? हाँ जी स्टूडेंट, देखें, इंक्रीज कैल्शियम ऑक्सीलेट के साथ बाइंड करके कर सकता है, इंक्रीज ऑक्सीलेट कैल्शियम के साथ बाइंड करके स्टोन फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो ये जो है ना, याद रखें स्टूडेंट, इसके बारे में लिख लें कि इंक्रीज ऑक्सीलेट bind with calcium lead to formation of kidney stone। तो ये भी पॉइंट आपके पास क्लियर हो गया। ओके, हाँ जी, यहाँ से कोई क्वेश्चन तो नहीं है? बताएं प्लीज, ये क्लियर है? आगे आ जाते हैं। देखें, अब ये तो मैंने बताया आपको इसके दो कंडीशन के बारे में, हाइपर ऑक्सीयूरिया के बारे में मैंने बताया, और मैंने आपको किस चीज के बारे में बताया, हाइपर कैल्सीयूरिया के बारे में। दो मैंने टियोलॉजीज को एक्सप्लेन कर दिया है, और मैंने उसकी रीजन भी बता दी है।
ठीक होगा। अब उसके बाद आते हैं जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कुछ हमारे पास ड्रग ऐसी हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन फॉर्मेशन करवा सकती हैं, और उन ड्रग में से आप एक ड्रग जानते हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने बात की थी नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन को हमने 4 पार्ट्स में डिस्कस किया था, जिसके अंदर आपकी हमने बात की थी उसकी फिजियोलॉजी, उसकी हिस्टोलॉजी, उसकी पैथोलॉजी एंड उसकी फार्माकोलॉजी। और जब हमने फार्माकोलॉजी पढ़ी थी लोपा फैमिली की, तो वहां पे मैंने डिस्कस की थी। तो यहाँ पे लिखे कुछ ड्रग्स हैं, नंबर 3 पे इसमें लिखे जी, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं, नंबर 3 पे लिखे ड्रग्स। तो ड्रग्स के बारे में अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो आपकी ऐसी कौन सी ड्रग थी जो आपने पढ़ी थी उधर लूपा फैमिली में? हाँ जी, मुझे एक बात बताएं ना, आपने असेंडिंग असेंडिंग लूपा फैमिली में बात की थी लूप डायलिटिक की। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो इसमें एमसीक्यू है ये, और ये आपको हिस्ट्री आ सकती है पेशेंट की। जी डॉक्टर अदनान, मुझे एक बात बताएं, डॉक्टर सामा बिन तारिक, क्या ये एक पेशेंट की हिस्ट्री नहीं आ सकती कि एक पेशेंट है जनाब अली, वो एक बड़े टाइम से जो है क्रोनिकली यूज कर रहा था लूप डायलिटिक में फ्यूरोसिमाइड वगैरह यूज कर रहा था, जिस तरह के फ्यूरोसिमाइड है, टॉर्सिमाइड है, ब्यूटासिमाइड है, माइड है, ये सारी की सारी मैंने बातें आप लोगों को बताई थी। अगर अगर ड्रग्स हैं लूप डायलिटिक, और इसमें आप एग्जांपल लिख लें साथ में फ्यूरोसिमाइड वगैरह, टॉर्सिमाइड वगैरह। अच्छा, उसके बाद ये ड्रग से फिर आगे इटियोलॉजी में बात करते हैं स्टूडेंट, याद रखें। जी डॉक्टर सामा बिन तारिक, क्या डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है कि नहीं हो सकता? डिहाइड्रेशन एक तरह से काज, तो डिहाइड्रेशन की वजह से बात आ जाती है, ठीक। अब उसके बाद इसमें लिखें प्लीज, एक मिनट मैं आपके जो है ना ये साइड पे कर लूं। ओके, तो देखें प्लीज, इसमें यहाँ पे लिखे हैं कि डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन में जो आपने पॉइंट देखना है ना, अगर कोई देखें, अगर कोई ऑक्सिलेट कंटेनिंग फूड इनटेक ज्यादा करे बट वाटर इनटेक उसका कम हो, वाटर इनटेक कम और ऑक्सिलेट जो फूड है उसमें मतलब उसको ज्यादा करे, देन सल्यूट इन द यूरिन फिल्ट्रेट क्या होंगे? ज्यादा, और आप एंड लो वॉल्यूम यूरिन होगा, ठीक होगा स्टूडेंट। तो ड्यू टू मोर सैचुरेशन, ज्यादा सैचुरेशन की वजह से फिर कैल्शियम क्रिस्टल्स बनेंगे, और कैल्शियम क्रिस्टल्स आपको, हाँ जी, किस शेप में नजर आते हैं? बाइकन केव, डम्बल बेल, या फिर आपको किसमें इनवेलप शेप अपीयरेंस में नजर आते हैं अंडर यूरिन माइक्रोस्कोपी। ये भी पॉइंट मैंने बता दिया आपको। तो कभी कभार क्या होता है, सुन ले, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कभी कभार आपको कॉज का बिल्कुल नहीं पता होता, ठीक होगा स्टूडेंट, तो आपको इडियोपैथिक, जिसको कॉज अननोन, अनसर्टेन, अनक्लियर होती है, बट आपको कुछ रिस्क फैक्टर जरूर पता होते हैं, ये आपने पॉइंट याद रखना स्टूडेंट। उसके बाद आ जाते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज देखें आगे इसमें। हाँ, एक और मैंने पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा सा लिटरेचर में, बाकी ये क्लिनिकल में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। पेरिडोक्सिन, पेरिडोक्सिन जो विटामिन 6 है ना, इसकी डेफिशिएंसी से भी आपको पेरिफेरल नेफ्रोपैथी आती है, और वो भी इसमें किसी तरह से एक तरह से एज ए रिस्क फैक्टर रोल प्ले कर सकता है। फिर इसमें देखें आपके पास, अभी मैंने ऊपर भी लिखवाया था हाइपो, हाँ जी, हाइपोसिट्रा यूरिया, ये ऊपर में मैं आपको ये लिखवा चुका हूँ। उसके बाद इसमें क्या है, इसका मतलब क्या, हाइपो का मतलब डिक्रीज होता है ना, इसका मतलब ये है कि डिक्रीज लेवल ऑफ, हाँ जी, डिक्रीज लेवल ऑफ सिट्रेट इन यूरिन, और ये एमसीक्यूज है। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर तक शो कर रहे हैं, ये एमसीक्यूज है, और ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जी आगे, इसमें लिखें जी नंबर 6 पे आगे आप लोग लिखें, इसमें आप लोग लिख लें कि हाइपर हाइपर यूरिको यूरिकोसूरिया, इसका क्या मतलब है? देखें, इसका मतलब है इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड, ये भी लिख लें, इंक्रीज यूरिनरी इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। तो ये भी आपने पॉइंट जो है ना इसमें याद रखना है। ओके हो गया जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखें आगे, आगे इसमें ये है
ये पॉइंट हो गया। इसके बाद आगे लिखें कि डेवलप इन परसिस्टेंट एसिडिक यूरिन। एक तरह ये आपका ना आ सकता है अगर किसी बंदे की पीएच जो है ना परसिस्टेंटली डिक्रीज है, और याद रखें स्टूडेंट ये हो सकता है परसिस्टेंट परसिस्टेंट persistent in persistent acidic यूरिन। तो ये भी आपने पॉइंट इसमें याद रखना। ओके हो गया जी, क्लियर। इसकी वजह से भी ये भी एक तरह से रिस्क फैक्टर है। तो ये आ गया जी, ये वो चीजें हैं जिनमें आप लोगों को पता ये चला कि कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। ये सारी सारी वो कंडीशंस हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं जी आगे। नेक्स्ट इसमें आप लोग लिखें ट्रीटमेंट के बारे में। आप लोग हेडिंग दे दें, नंबर 8 पे हेडिंग दें इसकी ट्रीटमेंट। आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो ट्रीटमेंट में लिखें प्लीज आप इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट। तो इस सिर्फ हम अभी देखें टाइप्स की बात कर रहे हैं, टाइप्स के अंदर आपकी जो मैनेजमेंट आ जाती है। फिर एंड पे फिर हम बात करेंगे इसकी। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है, तो आप पेशेंट को हाइड्रेटेड करेंगे, हाइड्रेशन करवाएंगे ज्यादा से ज्यादा। ऐसे ही है। आप क्या करेंगे, सिम्टोमेटिकली है ना, आप रिस्क देखें जिस चीज से उसको हो रहा है उस चीज के ऑपोजिट आप इसका मतलब करें, डाइटरी मॉडिफिकेशन उसको करवाएंगे। क्या ख्याल है? हाँ जी स्टूडेंट, डाइटरी इसको यार ई है ये, इसमें आप क्या करेंगे, डाइटरी मॉडिफिकेशन करवाएंगे। और डाइटरी मॉडिफिकेशन में आप क्या करवाएंगे? हाँ जी, डाइटरी डाइटरी मॉडिफिकेशन में आप क्या करवाएंगे, रिड्यूस, नंबर 1 लिखें प्लीज, रिड्यूस intake of salt, मेनली याद रखें स्टूडेंट, सॉल्ट मेनली सोडियम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ये भी मैं आपको बताता जाऊं। अच्छा, आप क्या करेंगे, एंड इसमें लिखें एंड एनिमल प्रोटीन्स, एनिमल प्रोटीन्स। अगर आप लोगों को यहाँ पे तो पता चल ही गया ना इसका, ये भी एक तरह से रिस्क फैक्टर है। उसके बाद क्या करेंगे जी, नंबर 1 इसमें लिखें आप लोग, नंबर 2 पे लिखें डिक्रीज इनटेक ऑफ ऑक्सिलेट रिच फूड, डिक्रीज इनटेक ऑफ ऑक्सिलेट रिच फूड। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद एंड आगे लिखें एंड सप्लीमेंट ऑफ विटामिन सी। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक होगा जी। उसके बाद आप होता है विटामिन सी स्कर्वी के बाद, आप जानते हैं इसको स्कर्वी के साथ। अच्छा, उसके बाद इसमें नंबर 3 लिखें कैल्शियम इंटेक। क्या करेंगे जी, कैल्शियम इंटेक इंटेक शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। ये पॉइंट याद रखिएगा, रिस्ट्रिक्टेड, कैल्शियम इंटेक शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। वाई, इसकी रीजन क्या है, लिख लें वाई के बारे में लिखें, बिकॉज रिस्ट्रिक्शन इंक्रीज। ये जो रिस्ट्रिक्शन आप करवाएंगे ना, ये इंक्रीज करवाएगी, इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपर ऑक्सिलेट। ठीक हो गया जी। तो ये भी आपके साथ पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आप इसके ट्रीटमेंट में क्या करते हैं। ट्रीटमेंट में ये तो थी फूड मॉडिफिकेशन। अब उसके बाद लिखें नंबर 3 पे, आपने जो पॉइंट लिखे नंबर थर्ड पे लिखें प्लीज इसमें कि आप देते हैं थायाजाइड डायूरेटिक। इस बंदे को क्या देते हैं,
थायाजाइड डायूरेटिक्स देते हैं, थायराइड डायूरेटिक्स देते हैं। अच्छा, यहाँ पे थायाजाइड डायूरेटिक्स देते हैं फॉर रिकरेंट। अब इसका देखें, इसका मैकेनिज्म अगर आप लोगों को याद हो ना, अर्ली पार्ट ऑफ द डीसीटी पे, हाँ जी, हमने इसकी बात की थी अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी पे। अभी भी आप जाके चेक कर लें तो यहाँ पे ये जो अर्ली पार्ट ऑफ द डीसीटी है ना, ये यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें आपने ड्रग्स पढ़ी थी, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड के बारे में बात की थी, इसमें आपने ड्रग की बात की थी क्लोरोथायाजाइड के बारे में, इसमें आपने बात की थी मिटोलाजोन के बारे में, मिटोलाजोन के बारे में। अच्छा, ये जो ड्रग थी ना, बेसिकली ये इनहिबिट करती थी सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन को इन द अर्ली पार्ट ऑफ द डीसीटी। अगर आप लोगों को याद हो, जब सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन को, इस चैनल को ये ब्लॉक करती थी ना, तो यहाँ पे याद रखें कि उसके रिजल्टेंट क्या होता था, डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन। ये पॉइंट याद रखें, इसमें ये कैल्शियम की एक्सक्रीशन को जो है ना, ये कम कर देती थी। लेकिन लूप डायूरेटिक क्या कर रही थी, लूप डायूरेटिक का काम ये था कि वो कैल्शियम की एक्सक्रीशन को ज्यादा करते थे, ऐसे ही है ना। तो ये थायराइड डायूरेटिक क्या करती है, एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम को डिक्रीज करती है। बाकी इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसकी फिजियोलॉजी, इसकी पैथोलॉजी आप लोग पीसीटी नेफ्रॉन से जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात हमने की थी, आप लोगों को ये पॉइंट पता है। अब आ जाते हैं आगे, बात कर लेते हैं नेक्स्ट। आप करते हैं यूरिन अल्कलाइजेशन, और यूरिन अल्कलाइजेशन कैसे करते हैं वो भी आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए स्टूडेंट। नंबर 4 पे आप क्या करते हैं, इसमें नंबर 4 पे आप करते हैं यूरिन अल्कलाइजेशन, क्योंकि यूरिन आपको पता है एसिडिक होता है ना। तो इसमें आप क्या करते हैं, एग्जांपल जिस तरह पोटाशियम सिट्रेट, ठीक, पोटाशियम सिट्रेट वगैरह, और ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं जी आगे, एक छोटा सा लिखे नोट, और आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए, एमसीक्यूज के लिए लिखिएगा जरा प्लीज, एमसीक्यूज आ सकता है ये, लिखें क्रोन डिजीज, क्रोन डिजीज लीड टू इंक्रीज ऑक्सिलेट absorption through, हाँ जी, थ्रू मैल एब्जॉर्प्शन, ऐसे ही है जी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ऑफ फैटी एसिड, इसका मैंने मैकेनिज्म आपको बता दिया, थ्रू फैटी एसिड which ultimately can cause to the nephrolithiasis, which can cause nephrolithiasis, क्योंकि नेफ्रोलिथियासिस करवा सकता है, ठीक होगा स्टूडेंट। अब आ जाते हैं आगे, बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखें आप, ये पॉइंट है इसके बारे में, और ये एमसीक्यू आपको आएगा, ठीक होगा। नेक्स्ट इसमें आपके पास आ जाती है जी कुछ, एक और एमसीक्यू मैं बता दिया आपको, इन्वेलप शेप क्रिस्टल अगर आ जाता है ऑन यूरिन ऑन अंडर माइक्रोस्कोपी, तो फिर आपका हाँ जी क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन्स होंगे, ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अब जल्दी से ना इसको देखें, यहाँ पे कुछ एमसीक्यू आप लोगों ने करके आने हैं, और मैंने आपको बताया। अच्छा जी, अभी आप लोग बुक खोल लें और बुक से जो है ना इसको रीड आउट कर लेते हैं, पहली टाइप को देख लेते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास देखें, सबसे पहले हम किस टॉपिक को स्टार्ट कर चुके हैं, किडनी स्टोन्स को। किडनी स्टोन में आपके पास मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन्स प्रेजेंटेशन जो है वो कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन्स इन द पेशेंट विद हाइपरकाल्सीयूरिया एंड नार्मोकाल्सीमिया। देख लें, नार्मोकाल्सीमिया और हाइपरकाल्सीयूरिया, ये पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक होगा स्टूडेंट। इसलिए आप थायाजाइड डायूरेटिक देते हैं जो कि कैल्शियम की एक्सक्रीशन को काम करता है, और लूप डायूरेटिक आपके क्या करते हैं, वो कैल्शियम के एक्सक्रीशन को ज्यादा करते हैं। अब और जिस वजह से अगर एक्सक्रीशन ज्यादा होगी तो आपको पता है कि कैल्शियम इन द ब्लड कम रह जाएगा, ठीक होगा जी। उसमें क्या होगा स्टूडेंट, हाँ जी, ये पॉइंट पे आपको पॉइंट पता चले, लेकिन आपको नार्मोकाल्सीमिया, उसमें क्या होगा, हाइपोकाल्सीमिया होगा। तो हाइपोकाल्सीमिया नहीं हमें कर। अब देखें, इसमें हमने पहली टाइप को डिस्कस कर रहा है कि आपके पास जो कैल्शियम स्टोन्स आते हैं, इसमें कैल्शियम के अकॉर्डिंग देख लें
कैल्शियम के अकॉर्डिंग आपके कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन्स बनते हैं, और जिसमें आपको हाइपरसिट्रोयूरिया, और ये भी मैंने आपको बता दिया, इस पे आपको एक्सरे पे रेडियो पेक मिलता है, और आपको रेडियो पेक मिल जाती है फाइनल सिटी स्कैन पे भी आपको रेडियो पेक मिलती है। याद रखिएगा, लेकिन सिटी स्कैन आपको कुछ और भी चीजें बताती हैं। और ये आपका जी एमसीक्यूज है, जो आपको इसमें क्या है, इन्वेलप या डम्बल बेल शेप लाइक आपको जो अपीयरेंस क्रिस्टल मिलते हैं, ये इसका एमसीक्यूज है। उसके बाद क्या कि कैल्शियम स्टोन्स मोर कॉमन, 80% कैल्शियम से ऑक्सिलेट मोर कॉमन देन द कैल्शियम फास्फेट, ये मैंने बता दिया। उसके बाद क्या है कि कैन रिजल्ट फ्रॉम द इथाइलिन ग्लाइकोल एंटी फ्री जो है इंजेक्शन, विटामिन सी है यूज। उसके बाद हाइपोसिट्रोयूरिया एसोसिएटेड विद द डिक्रीज पीएच, माइल्ड एब्जॉर्प्शन क्रोन डिजीज एग्जांपल, इसके ट्रीटमेंट में क्या, ट्राइजाइड एसिटेट और लो सोडियम डाइट, ये आपने ट्रीटमेंट में करना है। तो ये थी पहली इसकी, बाकी ऑनवर्ड हम करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अब इसमें कुछ एमसीक्यूज, हाँ एक चीज देखें, यहाँ पे एक चीज देखें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो भी देखें। जब भी फोटो के अंदर इस तरह की आपको हिस्टोलॉजी मिल जाए ना, ये हिस्टोलॉजी मिल जाए, तो आप लोगों ने याद रखना है कि वो कैल्शियम ऑक्सिलेट की होगी, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सिलेट, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, ठीक होगा जी। तो अब इसमें ये देखें, ये आपके पास क्रिस्टल्स हैं, ये क्रिस्टल्स हैं, ये क्रिस्टल्स हैं, ये आपके पास बने हुए हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें आपको नजर अच्छा क्लियर हो गया जी। देखें इस तरह की जब भी आ जाए, ओके। नेक्स्ट ये एस्ट्रोलॉजी, अब इसके कुछ देख लेते हैं एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज आप लोगों को आने चाहिए। देखें सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है। एमसीक्यू नंबर 1 है कि 54-year-old वुमेन केम टू द फिजिशियन फॉर द फॉलो अप एग्जामिनेशन आफ्टर, इनके मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपने खुद आफ्टर प्रेजेंटिंग एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, ठीक हो गया। ड्यूरिंग हर लास्ट टू विजिट आफ्टर हर लास्ट विजिट 2 months ago, she tried controlling her blood hypertension with weight loss before starting medical therapy, but she has since been unable to lose and anyway इसमें her pulse, अच्छा इसकी जो पल्स है, and blood pressure is, ये देख लें, on his on the right arm and 150/33 on the is left arm, ये आपको मिला। अच्छा, she agreed to start treatment with the thiazide diuretic, ये थायराइड डायबिटीज के साथ। इन द रिस्पॉन्स टू दिस ट्रीटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली डायग्नोस, तो ये आपने स्टूडेंट पॉइंट इसका याद रखना है। फिर ये क्या है, ओके हो गया, आपने इसका आंसर देना। अगर नहीं समझ आए लेक्चर दोबारा दे, अगर आ जाए तो फिर आप लोगों ने इसको कर लें, अगर नहीं आती, फिर भी नहीं आती, तो फिर आपने मुझसे पूछ। अच्छा, उसके बाद क्या है कि 33-year-old, हाँ कुछ आपके पॉइंट्स हैं, देखें इनमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आगे अभी टाइप्स रहती हैं, जो आपने इस टाइप में पढ़ा है ना, आपने उसके अकॉर्डिंग सोच लेना है। अगर आपको समझ आ गई इट्स ओके, नहीं तो आगे अभी इसकी टाइप्स हैं, फिर आपको ये आसानी से दूसरे भी पता चल जाएंगे, क्योंकि उनसे भी डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो 33-year-old वुमेन, 33-year-old जी, यूनिसोड जी। देखें 33-year-old वुमेन कम टू द फिजिशियन बिकॉज ऑफ द 14 आवर्स हिस्ट्री ऑफ द लेफ्ट, हाँ ये देखें फ्लैंक पेन आ गई। उसके बाद कौन सी साइड, देखें बिकॉज ऑफ द 40 आवर्स हिस्ट्री ऑफ द लेफ्ट फ्लैंक पेन है, एसोसिएटेड विद द डार्क यूरिन है। हाइपर टेम्परेचर द एब्डोमेन इज अ सॉफ्ट नॉर्मल, अच्छा जी। देयर इज gardening on the left lateral side and tenderness palpation on the left side पे बातें हो रही है सारी। एक्सरे ऑफ द abdomen show the 8 mm kidney stones, हाँ देखें kidney stones in addition to the adequate hydration, देख लें जी। which are following changes in the diet should be diet के अंदर, ये आपने बतानी है पेशेंट को कौन सी होनी चाहिए। उसके previously healthy 38-year-old man came to the emergency department after evaluation several hours severe right sided, ये देखिए एक साइन होता है, ये साइन इंशाल्लाह हम करेंगे। कोल्की flank pain that radiate to the growing area, he drink 2 से 3 energy drinks daily, ये देख लें। X-ray of the abdomen shows 4 mm radio opaque mass in the right ureter। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपी आपको क्या शो करिए, यूरिन शो द बाइकनकेव डंबल बेल शेप, ये देख लें, ये आपका हाल मार्क है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली प्रिवेंट फ्यूचर एपिसोड ऑफ द फ्लंक, ये आपने बताना है। उसके बाद 46-year-old man came to the emergency department because of the sharp pain in the left in his left flank, अच्छा began suddenly 30 minutes ago,
Physical examination show the costovertebral angle tendons on the left side है. Photo micrograph of the urine shows. अच्छा जब पेशेंट अच्छा देखें यहाँ पे ये है कि 46 year old man came to the emergency department because of the sharp pain in his left flank that began suddenly 30 minutes ago. Physical examination shows costovertebral angle tenderness on the left side. Photomicrograph of the urine is shown. The patient is most likely to benefit from the increase of which following component in the urine. तो ये भी आपने बता देना है जी इसका. ठीक हो गया. उसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है जी, ये तो मैंने बता दिया, ये सेम क्वेश्चन. फिर उसके बाद है 65-year-old woman came to the physician because of the intermittent of left side flank pain, nausea for 4 days and decreased urine output for 2 days. She has Crohn's disease. ये देखें Crohn's disease की आ गई ना एग्जाम्पल. History of the recurrent urinary tract infections. Current medication include 5 aminosalicylate acid. ठीक हो गया जी. 5 salicylate acid में. उसके बाद मल्टी विटामिन हैं. हर फादर हैड recurrent kidney stones है. देखें हिस्ट्री आ गई ना, फैमिली हिस्ट्री भी आ गई. यूरिन एनालिसिस शोज 80 RBCs. उसके बाद इन्वेलप, ये देखें इन्वेलप शेप क्रिस्टल्स, ये आपको पता चल गया. सिटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन शोज 7 mm मोर 7 mm stones within the proximal left ureter and for 3 mm stones in the left kidney. Which of the following is in most likely underlying cause of this patient current situation? ये आपने बता देना. फिर उसके बाद 52 years old woman came to the emergency department because of 3 hours history of right flank pain, नोजिया. ये जो ये है ना फ्लैंक पेन, नोजिया, ये इंशाल्लाह हम क्लिनिकल फीचर्स में लिखेंगे. ठीक हो गया ना. तो अब देखें हर ओनली मेडिकेशंस इज मल्टीविटामिन. हर vital signs are within the normal limits. Physical examination shows tenderness in the right costovertebral angle. यूरिन एनालिसिस. अच्छा पीएच देखें, पीएच कम है, पीएच कम आ गई ना. एंड ये भी आपके पास हॉलमार्क है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट टू डिस्क्राइब कंपोजिशन ऑफ दिस. अच्छा जी ये आपके पास क्वेश्चंस हैं कुछ और ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं. ठीक हो गया. क्लियर? एनी क्वेश्चन प्लीज? अभी तक आप लोगों ने, कल इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करेंगे. थोड़ी सी डिटेल है, कोशिश करें इसको याद रखें. बाकी एमसीक्यूज अगर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज करने हो ना, उसके लिए तो ये टेबल ही इनफ है. ये टेबल के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं ना, मोर देन इनफ है. बट हमें थोड़ी सी इसके बारे में चाहिए भी और इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए. थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर कंसंट्रेशन, फॉर अटेंशन. क्लास डिसमिस.